हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है क्या। जो नेचुरल जस्टिस है उसका सिंपली ये मतलब नहीं है कि जस्टिस डिस्कवर इन अ नेचर है, बट नेचुरल जस्टिस है वो अप्लाई होते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ पर। ठीक है। और द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हमारे इंडिया में है उसका मतलब है रेगुलेट करना, किसको, कोर्ट को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को, कि वो फॉलो करें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है। मीन जब भी कोई केस हो या जैसे जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के पास के कोई केस हो या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास कोई ऐसा मैटर हो, तो वो फॉलो करें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस किसी भी मैटर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बीच में रिलेशन। बोला है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो एक्सप्रेसली डिफाइन तो नहीं किया है हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, बट फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा प्रोविज़न दिए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रियम्बल की। जो प्रियम्बल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उसमें जो है पूरा क्रक्स जो है वो प्रियम्बल में दिया गया है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बोला है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मीन पीपल, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल जो है वो फ्रीडम होनी चाहिए, जस्टिस मिलनी चाहिए, और लिबर्टी है मीन आज़ादी है अपने बिलीफ की, थॉट की, और वर्शिप एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, कि चाहे वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहे एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे वो जॉब या एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में हो। ठीक है, कि हर किसी सिटीजन को ये जो राइट दिए गए हैं। ठीक है। जो आर्टिकल 14 बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर द ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। मीन लॉ के सामने जो है वो सारे ही लोग बराबर हैं, और जो इक्वल प्रोटेक्शन देता है जो लॉ है सभी सिटीजन को जो भी इंडिया के हैं। ठीक है। और आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लिबर्टी एंड अ लाइफ। ठीक है। और आर्टिकल 22 प्रोविज़न में ये प्रोवाइड करता है कि जो अरेस्ट हो गए पर्सन, जो अरेस्ट किए गए हैं, उनका जो है वो फेयर हेयरिंग होनी चाहिए उनके साथ। ठीक है। किसी भी तरह का कोई इम्पार्शियल तरीके से उनके साथ ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आर्टिकल 39A बोलता है फ्री लीगल एड सर्विस एंड डिसेबल एंड इंडिजेंट पर्सन। मीन जो भी हमारे इंडिया में जो फ्री जो गरीब लोग हैं और जैसे हैंडीकैप वगैरह हैं, उनको फ्री लीगल सर्विस दी जाएगी। ठीक है। और आर्टिकल 311 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन फॉर द सिविल सर्वेंट की। ठीक है। जो आर्टिकल 32 है और 226 बात करता है जब भी किसी पर्सन का जो राइट वायलेट होता है तो वो इन सेक्शन इन आर्टिकल के तहत जाके, जैसे 32 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, और आर्टिकल 226 में वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकता है अपने राइट के इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं टू टाइप के। एक है नेमो जडिस्ट एंड कॉजा सुआ। मीन कोई भी पर्सन जो है वो अपने ही केस में, जो अपने ही कॉज ऑफ एक्शन में है, जो है वो जज नहीं हो सकता। ठीक है। ये रूल है अगेंस्ट बाइस का। मीन किसी भी पर्सन को अपने ही केस में, अपने ही केस को सुनने का राइट नहीं है। मीन यदि किसी मैटर में वो पर्सन खुद ही जज होगा और उसी का ही मैटर चला होगा तो वो बायसनेस तो हो ही जाएगी। मीन वो फेयर डिसीजन तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता है कि दोनों मैटर को वो देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो अपना ही बेनिफिट दिखेगा ना। ठीक है। और सेकंड है ओडी अल्टम पार्टनर। मीन जो हेयर ऑफ अदर पार्टी है, मीन दोनों, यदि दो पार्टियां हैं इस केस में तो दोनों को ही सुना जाना चाहिए, जितनी भी पार्टीज हैं, चाहे वो सिविल मैटर हो या क्रिमिनल हो, दोनों पार्टीज़ को जो है वो सुना जाना चाहिए। जैसे सिविल में बहुत ज़्यादा पार्टीज़ भी हो सकती हैं, किसी लैंड वगैरह का केस चला हुआ तो हर किसी पार्टी को जो है सुना जाना चाहिए इक्वल तरीके से। किसी को भी बोला बिना सुने जो पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की, रूल अगेंस्ट बायस और अनेमो जुडिक्स एंड कॉजा सो। मीन नो वन शुड बी द जज ऑन हिज ओन केस। मीन अपने ही केस में कोई पर्सन जो है वो जज नहीं हो सकता।
ये क्या है, एक डायरेक्ट रूल ऑफ बायसेस है। ठीक है, जो वाइस है वो सिग्निफाई करता है एक्ट दैट लीड्स टू द अनफेयर जॉब, वेदर इट इज अनकंसाइज और कंसाइज फ्रेज। मीन जो यदि कोई पर्सन जो होगा अपने ही केस में जो जज हो जाएगा, तो शायद वो जो है फेयर ट्रायल नहीं कर सकता है। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो ये बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल के साथ जो दूसरी पार्टी होगी उसका जो मैटर होगा वो रिलेट नहीं करता होना चाहिए जज से। मीन वो जज जो है वो अपने ही केस में जो है को नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, कोई भी पर्सन जो है वो अपने ही केस में जज नहीं होना चाहिए। डिसाइडिंग पावर जो होनी चाहिए वो न्यूट्रल होनी चाहिए और इम्पार्शियल होनी चाहिए। जब भी कोई केस जो है वो सुना जाता है तो डिसाइडिंग अथॉरिटी जो है वो इम्पार्शियल हो, मतलब दोनों पार्टीज के साथ कोई भी किसी भी तरह का पार्शियल बिहेव ना करे, उसको फेयर ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है टाइप ऑफ वाइस हैं क्या। पर्सनल वाइस है, पेक्यूनियरी वाइस है और सब्जेक्ट मैटर वाइस है और पॉलिसी वाइस है। पर्सनल वाइस बात करता है कि जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है उसका जो पार्टीज हैं केस की उनके साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए, मतलब पर्सनली तरीके से वो किसी के रिलेटिव नहीं होना चाहिए। मीन द पर्सनल वाइज ओरिजिनेट फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन द डिसाइडिंग अथॉरिटी एंड द पार्टी। जो पार्टी है केस की उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए डिसाइडिंग अथॉरिटी के पास साथ। ठीक है, उसको बोला जाता है पर्सनल वाइज। मीन यदि उसका रिलेशन हुआ पार्टी का उस डिसाइडिंग अथॉरिटी के साथ, तब वो कोई अनफेयर एक्ट कर सकता है जब भी वो अपनी जजमेंट देगा, तब जो उसकी रिलेटिव पार्टी है उसके फेवर में वो जजमेंट दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि पर्सनल वाइज तो होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा बात करता है पेक्यूनियरी वाइज की। इन केस देयर इज एनी काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मीन जुडिशियल अथॉरिटी का किसी भी तरह से कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस केस में। ठीक है, बोला है इट विल लीड टू द बायस्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। ठीक है, बोला है कि जो जज है उसका जो भी मैटर कोर्ट में लगा है उस केस के साथ कहीं भी किसी भी तरह से जो है फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड है टाइप ऑफ वाइस। एंड द थर्ड है सब्जेक्ट मैटर वाइस। दिस वाइस इज applicable when the deciding administration fall under the subject matter for the specific case directly or indirectly। मीन जो डिसाइडिंग अथॉरिटीज़ हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा जो केस को सुनेगा, तो उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं होना चाहिए उस स्पेसिफिक केस में, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है पॉलिसी वाइज। मीन इश्यूज emerging from the pre-conceived policy nations is very dedicated problem। कि यदि किसी भी तरह से उसका पॉलिसी में भी कोई जैसे कोई केस चला हुआ है, तो यदि उसी जो जुडिशरी जो जुडिशल ऑफिसर बैठे हैं उन्होंने भी वो पॉलिसी वो लेके रखी हुई है, तो वो उसी पॉलिसी के जो है किसी फेवर में या अगेंस्ट में डिसीजन दे दें, इसीलिए जो है उनका कोई पॉलिसी से रिलेटेड जो है वो वाइसनेस नहीं होना चाहिए, मतलब यदि पॉलिसी वाइस नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। ठीक है, बोला है जो जज होंगे वो डिलीवर करेंगे फेयर जजमेंट एंड अ फ्री ट्रायल एंड विद, जैसे कि क्लीन पेपर होता है उसी तरह से वो फ्री एंड फेयर जजमेंट एंड ट्रायल करेंगे उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक पर्सनल वाइज का एक केस है, उसको डिस्कस करेंगे। पर्सनल वाइज जो है अराइज होता है जब रिलेशन बिटवीन द पार्टी एंड डिसाइडिंग अथॉरिटी हो, मतलब जो पार्टी डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो उसका रिलेशन जो है वो उस पार्टी से हो, जो भी केस की पार्टी है, तो उसको तो बोला जाता है पर्सनल वाइज। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो तो अनफेयर एक्टिविटी हो सकती है, जब जजमेंट दी जाएगी तो किसी भी तरह का जो जजमेंट है वो किसी एक पार्टी के फेवर में हो सकती है, यदि वहाँ पर पर्सनल वाइज हुआ तो।
बोला है केस है रामानंद प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या था कि जो सिलेक्शन कमेटी थी, पैनल का जो सिलेक्शन कमेटी का पैनल था, उसका मेंबर जो था वो उस कैंडिडेट का जो कंपटीशन में आए थे, मतलब कहीं सिलेक्शन जॉब सिलेक्शन की का मैटर था। तो वो दोनों क्या थे, भाई थे। जो एक तो पैनल में बैठा हुआ था, मतलब जिसने सिलेक्शन करनी थी वो, और जो कैंडिडेट थे इस कंपटीशन के, वो दोनों, उनका रिलेशन था ब्रदर का। ठीक है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वन ऑफ द मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ सिलेक्शन कमेटी, हिज ब्रदर वाज अ कैंडिडेट इन द कंपटीशन, बट ड्यू टू हिज होल द प्रोसीजर ऑफ अ सिलेक्शन कैन नॉट बी क्वाश। मीन यदि किसी प्रोसीजर को फॉलो करके उसको क्या सिलेक्ट किया गया है, तो उसको उसकी सिलेक्शन को बोला क्वाश नहीं किया जाएगा। इस केस में ये हेल्ड हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम मीन और द रूल ऑफ फेयर हेयरिंग। इसमें ये बोला है, ये रूल ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को किसी भी तरह से अनसुना नहीं रहने देना चाहिए। मीन किसी के पर्सन के खिलाफ जो है वो पनिशमेंट नहीं हो सकती कि तब तक जब तक उसे सुना ना जाए। मीन उसे अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सुनने की। ठीक है। मीन उसको सुना जाना चाहिए। ठीक है। बोले कोर्ट जो है वो पनिश नहीं कर सकता विदाउट हैविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ अ नेचुरल जस्टिस एंड इट्स प्योर फ्रॉम द नॉट अ पेनलाइज एनी वन विदाउट अ वैलिड और रीजनेबल ग्राउंड। मीन किसी भी पर्सन को पेनलाइज नहीं किया जा सकता विदाउट एनी वैलिड ग्राउंड। ठीक है। जो है प्रायर नोटिस होना चाहिए, शुड बी गिवन एन अ पर्सन एंड कैन प्रिपेयर टू नो। मीन उस पर्सन के खिलाफ जिसके खिलाफ केस हुआ है उसको नोटिस होना चाहिए कि ऐसे कोई मैटर है वो उसके अगेंस्ट जो है कोर्ट में चला हुआ है। एंड जो है ताकि वो पहले से वो प्रिपेयर कर सके और जान सके कि आखिर में उसके खिलाफ जो कौन कौन से चार्जेस वो फ्रेम किए गए। इट ऑल्सो नॉन द रूल ऑफ फेयर हेयरिंग। ठीक है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि रूल ऑफ फेयर हेयरिंग में क्या क्या जो है कंडीशंस हैं, कि कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए। जिसमें बोला है ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियली और ड्यूटी टू एक्ट फेयरली। मतलब एक जुडिशियल अथॉरिटी की ड्यूटी है कि वो एक्ट करे जुडिशियली और फेयरली। ठीक है। और जिस दोनों पार्टीज हैं, जिसने एक पार्टी ने केस किया है दूसरी पार्टी को सुने बगैर नहीं रहना चाहिए। दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने केस को प्रेजेंट कर सके। जिसमें क्या है कि जो जुडिशियल अथॉरिटी है उसकी ड्यूटी है कि वो नोटिस दे सकते हैं, और जो पार्टी है उसका राइट है कि वो उसको नोटिस मिलना चाहिए। ठीक है। और राइट टू नो द एविडेंस अगेंस्ट हिम। उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से एविडेंस जो है वो उसके खिलाफ दिए गए हैं दूसरी पार्टी की तरफ। और राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस ऑरल हेयरिंग। बोला है कि उसको जो है वो राइट है कि वो अपने केस को प्रेजेंट कर सकता है और एविडेंस दे सकता है, ऑरल हेयरिंग भी कर सकता है। ठीक है। बोला है राइट टू रिब्यूट एडवर्स एविडेंस। ठीक है। और जब कोई एविडेंस दिया जा रहा है तो बोला उसके बदले में क्या उसका रिवर्ट देना है वो भी उसको राइट है। ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन करने का और लीगल रिप्रेजेंटेशन करने का। ठीक है। और नो एविडेंस कैन बी टेकन एट द बैक ऑफ द अदर पार्टी। ठीक है। और रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू बी शोन द अदर पार्टी। मीन जो उसको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट जो इंक्वायरी की रिपोर्ट क्या आई है, जो भी उस एक पार्टी ने करवाई है। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है रीजन डिसाइडेड डिसीजन और द स्पीकिंग ऑर्डर्स, रीजंस मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रीजंस मैंडेटेड बाय द लॉ एंड रीजन मैंडेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। की बोला है जो डिसीजन है वो रीजन बेस्ड होना चाहिए और ऑर्डर जो है वो सुनाया जाना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ऑर्डर है वो पास हो गया और उस पार्टी को सुनाया ही नहीं गया। ठीक है। क्योंकि कोई पर्सन जो होता है वो अनपढ़ भी हो सकता है, तो उसको डिसीजन सुनाया गया होना चाहिए। बोला इंस्टीट्यूशनल डिसीजन और हु डिसाइड मस्ट हायर। ठीक है। रूल अगेंस्ट डिडक्शंस और
फाइनेंशियली incapacity to attend the inquiry, or decision post haste। ये सारी ही कंडीशन है जिसमें जो है जुडिशियल ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करे, नोटिस दे और फेयरली एक्ट करे, और उसके कुछ राइट है, राइट टू नो, राइट टू नोटिस एंड राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस। ये सारे ही उसके राइट हैं दूसरी पार्टी के। ठीक है, इसी तरह से बोला जाएगा कि राइट मतलब इस केस में जो है वो फेयर ट्रायल हुआ है, जहां पर जो है ना तो कोई पर्सन जो है वो अपने ही केस में कोई अपना ही अपने ही मैटर में जो है जज है ना हो, और ना ही बोला उसके साथ कोई ऐसा इनपार्शियल और अनफेयर ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, और जो है बोला किसी भी पर्सन को, दोनों पार्टीज को सुना जाना चाहिए जब भी किसी केस का डिसीजन आता है उससे पहले। ठीक है, यही था इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आप आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उनको देख सकें। इससे पहले भी मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप जो है डिस्कस किया है, तो आप जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं।